गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में विद्यार्थी मित्रों हो, हम पाठ्य क्रमांक 1 नया सिलेबस के अनुसार राजपूत युग आपको दिया गया है। राजपूत युग और नए शासकों का उदय, ऐसा आपका पहला पाठ का शीर्षक है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपका जो सिलेबस है वो बदल गया है, पर उसमें ये पाठ आपका दिया हुआ है। नए और पुराने इन सिलेबस में से कुछ जो पाठ है वो एक जैसे ही है। विद्यार्थी मित्रों हो, अभी आपका नया किताब मार्केट में आया हुआ नहीं है। इसी कारण से हम पुराने बुक में से जो चैप्टर एक जैसे है उसी में से हम कुछ चैप्टर को समझेंगे। तो उसमें आपका जो पहला पाठ दिया हुआ है, राजपूत युग और नए शासकों का उदय, ये पुराने बुक में चौथा पाठ दिया है। हम इसी पाठ को आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों को समझेंगे। यहाँ पर एक महल का चित्र आपको दिया हुआ है। मतलब पुराने समय में किसी प्रकार का महल बनता था, उस समय का कार्यकाल और आज का कार्यकाल, उनमें हमें कुछ तफावत देखने को मिलती है। अब प्राचीन समय में ऐसे महल जो थे वो राजा बनवाते थे। ऐसे महलों में से कुछ महल अच्छी दशा में है, आज भी है। कुछ महलों के अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। आज के भव्य महालयों के स्थापत्य और पहले के स्थापत्य के बीच हमें अंतर देखने को मिलता है। अब कुछ जो महल है हजारों साल पुराने हैं, फिर भी उनके हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। उस समय बनाने की जो कला थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वो ज़्यादा समय तक मतलब ड्यूरेबल रह सकते थे। राजपूत काल के दौरान बने स्थापत्य हमें आज भी देखने को मिलेंगे। उनके विषय में जानने के लिए हमें भारत के राजवंश के बारे में जानकारी लेनी होगी। आइए हम भारत के मुख्य राजवंश के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें नए राजवंशों का उदय हुआ। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ईस्वी सन 7वीं सदी के मध्य भाग में हुई और उसकी मृत्यु के बाद शासन व्यवस्था के अंग के रूप में काम करने वाले जो सामंत थे, सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके शासन के बाद जो उनके पास काम करने वाले सामंत थे, सरदार थे, वो स्वतंत्र होने के लिए वहाँ पे हलचल करने लग जाते हैं। ये सामंत और सरदार स्वतंत्र शासक बन गए जो अलग अलग राजवंश के नाम से पहचाने जाते हैं। अब यहाँ पर 7वीं सदी के अंत में, मतलब लास्ट में, सम्राट के साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति की एकता जो थी वो टूट जाती है सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। अब सामंतशाही शक्तियों का उदय हुआ और भारतवर्ष के अनेक छोटे बड़े टुकड़े में बढ़ गया। देश में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान और दक्षिण भारत में जैसे कि पल्लव है, राष्ट्रकूट है, कल्याणी के चालुक्य, चेर, पांड्य, चौल्य आदि मुख्य शासक बने। मतलब उत्तर भारत में कुछ शासक बने और दक्षिण भारत में कुछ शासक बने हैं। और 8वीं सदी से 12वीं सदी के जो समय काल को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। कब से कब तक? 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के समय काल को। पूर्व मध्यकाल के मध्ययुगीन शासकों को हमें यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है। एक है उत्तर भारत के राज्य और दूसरा है दक्षिण भारत के राज्य। अब उत्तर भारत के राज्य में देखिए, हर्ष के पश्चात मतलब उनकी मृत्यु होने के बाद कनौज में जो राजा हुए उनमें यशोवर्मा की गिनती एक शक्तिशाली राजा के रूप में होती है। उसके बाद के समय में कनौज में प्रतिहार वंश के शासन की भी वहाँ पर स्थापना हुई। इन प्रतिहारों ने भारत को अरबों के आक्रमण से इन लोगों ने बचाया था। इस वंश में मिहिर भोज नामक एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। यह प्रतिहार राजा इतिहास में भोज या मिहिर भोज के रूप में जाना जाता था। उसके शासन दरमियान उसके और राष्ट्रकूटों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। राष्ट्रकूटों से संबंधित जानकारी अब हम आगे प्राप्त करेंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट ये दक्षिण भारत के राज्य में आता है और उसमें
राष्ट्रकूटों में और मिहिर भोज में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। मालवा मालवा मात्रा में परमार वंश का शासन था और उज्जैन और धारा नगरी मालवा के मुख्य शहर थे। देखो, मालवा में परमार वंश इसका शासन था और उज्जैन और धारा नगरी ये जो जो शहर है ये मालवा के क्या थे, उस समय मुख्य शहर थे। धारा नगरी अर्थात वर्तमान मध्य प्रदेश का धार जिला, जिसको हम धारा नगरी कहते हैं। परमार वंश के मुंज और भोज अच्छे शासक होते थे, साथ साथ कवि भी थे। वे राज दरबार में विद्वानों को आश्रय भी देते थे। राजा भोज ने धारा नगरी को विद्यानगरी बनाने के लिए और संयुक्त साहित्य के अध्ययन के लिए वहाँ पर विद्यापीठ की स्थापना की थी। इस समय अनेक स्थापत्य बने भी थे। परमार और दक्षिण के चालुक्यों के बीच निरंतर लड़ाई चलती रहती थी। मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें हमेशा लड़ाई क्या थी, चलती रहती थी। उसी प्रकार से परमार और दक्षिण के चालुक्य के बीच में निरंतर मतलब हमेशा लड़ाई भी चलती रहती थी। भोज के बाद मालवा की सत्ता क्या हो गई, कमज़ोर होने लग जाती है। बिहार और बंगाल में पाल वंश एवं सेन वंश के शासकों का वहाँ पर शासन चलता था। पाल वंश के शासकों के नाम के बाद पाल जुड़ा होने से ये पाल वंश के शासक कहलाने लगे। अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से पाल वंश के शासकों के विषय में हम यहाँ पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक में देखकर। यह चौहान या चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी सन 7वीं और 8वीं सदी में राज्य भी करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं सदी के प्रारंभ में अजमेर के उत्तर सांबर सरोवर के जो खारा पानी का सरोवर है सांबर राजस्थान में, तो उत्तर सांबर सरोवर के नज़दीक में शाकंभरी नामक जगह पर राज्य करती थी। अब 12वीं सदी में अजयराज शाकंभरी की गद्दी पर बैठा। उसने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की, जो बाद में अजमेर के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है। चौहान वंश के शासकों ने तोमर की राजधानी ढिलक मतलब दिल्ली पर विजय प्राप्त करके राज्य वहाँ पर स्थापित किया। इस वंश में पृथ्वीराज तृतीय अथवा राय पृथ्वीराज नामक प्रतापी राजा हुआ, जो भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उसके युद्ध मैदान के पराक्रम, वीर कथा और लोकगीतों के विषय बन जाते हैं। चंदबरदाई नाम के प्रख्यात कवि ने अपने एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है जिनका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखा है? चंदबरदाई नामक एक प्रख्यात महाकवि है। उन्होंने एक पृथ्वीराज रासो नामक एक किताब लिखी है जिसमें हमें पृथ्वीराज चौहान की वीर कथाओं का हमें इस किताब में उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज चौहान शहाबुद्दीन घुरी के बीच के युद्ध की जानकारी भी हमें प्राप्त करना है आगे के प्रकरण में। मेवाड़ के गोविल पुत्र या गुहिलोत, जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, उनका मध्यकालीन इतिहास में अनोखा स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के स्थापक बप्पर रावल थे। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए जिनका परिचय आगे के प्रकरण में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब राजपूत काल दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण सबलपुर के आसपास के प्रदेश में एक चेदी वंश के शासक वहाँ पर राज्य करते थे, जो कलचुरिया या चेदी राज्य कहा जाता था। उनकी राजधानी त्रिपुटी वर्तमान में तेवार में थी। मध्य काल में गुजरात के अनहिलवाड़ पाटन में राजपूत वंश का वहाँ पर चौड़ा वंश और उसके पश्चात सोलंकी वंश का वहाँ पर शासन चलता था, जिसकी जानकारी हम आगे के प्रकरण में इसके बारे में भी जानेंगे। अब दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें कौन कौन से राज्य वहाँ पर राज्य करते थे? विद्यार्थी मित्र हो, दक्षिण भारत के राज्य जो यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण राज्य के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है। अब राजपूत काल दरमियान दक्षिण भारत में कई छोटे बड़े राज्य वहाँ पर भी स्थापित हुए। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके विशाल साम्राज्य का वहाँ पर अंत हुआ। चालुक्य वंश छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गया। चालुक्य वंश में कई शासकों का शासन महत्वपूर्ण था, उल्लेखनीय भी था। उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लव वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। पल्लव वंश के राजाओं में नरसिंह वर्मा को एक शक्तिशाली शासक माना जाता है।
पल्लव वंश के शासन में अनेक निर्माण कार्य भी हुए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर की गिनती भी हम उसी में करते हैं। इसी समय शासक, साहित्य और कला भी प्रेमी भी उस समय थे। पल्लव वंश की तरह दक्षिण में चोल वंश का भी वहाँ पर शासन था। उनकी राजगद्दी तांजोर थी। चोल वंश के राजाओं ने सिलोन मतलब लंका पर चढ़ाई की थी, श्रीलंका पर, और उसके कई भागों को और वहाँ पे उन्होंने कब्जा भी करवा लिया था। चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौकादल था, जिससे वे समुद्र पार करके देशों पर चढ़ाई भी कर सकते थे, क्योंकि उनके पास समृद्ध शक्तिशाली नौकादल था। राजा राम प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदर व्यवस्था भी वहाँ पे की थी। उसने जमीन परिसीमन और स्थानीय स्वराज्य की शुरुआत भी की थी। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेर वंश और पांड्य वंश के शासकों ने भी वहाँ पर शासन किया था। इस तरह राजपूत काल दरमियान समग्र भारत के छोटे बड़े भागों में विविध वंश शासन करते थे, कई उत्तर भारत में तो कई दक्षिण भारत में। एक दूसरे का प्रदेश जीतने के लिए उनके बीच हमेशा निरंतर एक प्रकार से लड़ाई भी चलती रहती थी। इन आपसी लड़ाइयों के कारण उनके बीच में एकता नहीं रह पाई थी, जिसका गहरी आक्रमणकारियों ने लाभ लिया। इनमें एकता न होने के कारण दूसरे ने लाभ लिया करते थे। राजपूत काल की शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति संबंधी जानकारी जो है हम उसको भी आगे के प्रक्रिया में जानेंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूशों का भी शासन था। दक्षिण भारत में चाणक्य वंश का पतन होने पर मतलब नाश होने पर राष्ट्रकूट वंश का सत्ता वापर आई। और राष्ट्रकूट का अर्थ होता है राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी, जिसको हम राष्ट्रकूट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापक उस जाति का कोई एक अधिकारी था, उस पर से उसका नाम वहाँ पर राष्ट्रकूट पड़ा होगा। इस वंश के अनेक शासकों में गोविंद तृतीय नाम का एक शक्तिशाली शासक हुआ था। उसने 8वीं सदी में दक्खन में अपनी सत्ता सर्वतोपरि बनाई थी। दक्षिण में पांड्य वंश के शासकों का भी राज्य था। पांड्य राजा अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मेगनस्थीज नामक विदेशी यात्री ने पांड्य वंश के शासकों में के विषय में लिखा है कि जाति का शासन स्त्रियां करती थी। देखिए, पांड्य राज्य अत्यंत प्राचीन है। और मेगस्थनीज नामक एक विदेशी यात्री जिन्होंने क्या किया है, पांड्य वंश के शासकों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें इस जाति का शासन था जो स्त्रियां करती थी। अशोक के शिलालेख में पांड्य का आपको उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु में इस समय मदुरा और तिरुनेलवेली जिला है, वहाँ वही पांड्य का राज्य था तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में। दक्षिण में चेर वंश का भी शासन था। चेर का दूसरा नाम केरल है। प्राचीन समय में चेर अथवा केरल तमिल प्रदेश का भी एक भाग था। बाद में उसमें मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ। अशोक के अभिलेख में केपलपुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है। क्या? केपलपुत्र उल्लेख, ऐसा उल्लेख अशोक के अभिलेख में वहाँ पर किया हुआ है। इस वंश में अथन द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इस वंश में सेतुंगवन नामक एक शक्तिशाली शासक भी वहाँ पर हुआ है। तो विद्यार्थी मित्र हो, अनेक शासक वहाँ पे होने जिन्होंने अपना राज्य कारोबार वहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जाए कि राजपूत शासकों का जोश। राजपूत बहादुर थे। राष्ट्र के लिए शहीद होना वे क्या मानते थे? गौरवशाली मानते थे। राष्ट्र के लिए बलिदान देना ये हमारे लिए गौरवशाली है। रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले वे मृत्यु मतलब केसरिया करने को पसंद करते थे। रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले क्या करते थे? मृत्यु को पसंद कर लेते थे। मरना, लेकिन हमें डरना नहीं है। भले मर जाएंगे चलेगा, पर हम किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए बलिदान देना राजपूत शासक उनको गौरवशाली मानते थे। इसलिए मरना लेकिन डरना नहीं। शरण में आए हुए की हर हाल में रक्षा करना। जो शरण में आए हैं उसका हमको रक्षा करना है। सत्य बोलना है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्य के लिए लड़ा देना ये उनकी राजपूत शासकों की एक खास विशेषता थी। मित्रों, राजपूतानियाँ अपने सतीत्व और निडरता के लिए बहुत मशहूर थी। हंसते हंसते पति, पुत्र या भाई को रणभूमि के लिए विदा भी कर देती थी। कोई मना नहीं करते थे। वो देश के लिए
जाने के लिए कभी रोकते नहीं थे, विदा कर देते थे। ये वही वीरंगना थी जो जरूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में वो भी निकल पड़ती थी। अपने पति के हार अपने पति के हार जाने या वीर गति पाने पर अधिकतर जौहर मतलब आग में बलकर मर जाना, इसको जौहर कहते हैं। अपने पति के हार जाने पर वो वीर गति पाने पर जौहर करते थे, मतलब आग में बल कर वो मर जाते थे, मर जाना पसंद करते थे। राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी गाथाएं इतिहास में हमें स्वर्ण अक्षरों में एक प्रकार से लिखी गई है। मतलब राजपूत जो युग था विद्यार्थी मित्रों हो, वो देश को बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी उनको एक प्रकार से सपोर्ट करती थी, भले देश के लिए बलिदान हो जाए, शहीद हो जाए। उनकी ये परंपरा, उनका गौरवशाली ये वारसा था एक प्रकार से कि देश के लिए हमें लड़ना है, भले हम मर जाए चले, पर हमको डरेंगे नहीं, हम सत्य का विजय करेंगे। और सत्य के लिए लड़ना ये हमारी एक प्रकार से खास राजपूत युगों की विशेषता थी। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार से आपका नया सिलेबस के अनुसार ये पहला पाठ आपको अभ्यासक्रम में दिया गया है। आपको इसका पहला पाठ समझ के चलना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।